नमस्कार, आप देखें इन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। कुल मिलाकर 28 बिंदुओं पर कैबिनेट ने चर्चा की है और नजूल नीति 2012 के मामले में संशोधन के साथ कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही उत्तराखंड सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयां पूरी तरीके से मुफ्त मिलेंगी और साथ ही सरकार ने प्रदेशवासियों को एक तोहफा भी दिया है। पॉलिटेक्निक में पूर्व में हटाए गए संविदा कर्मियों को दोबारा नौकरी मिल जाएगी। तो वहीं अतिथि शिक्षकों को अब नहीं हटाएगी सरकार और जिन अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है उन्हें मूल जनपदों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले गढ़वाल मंडल विकास निगम के 8 कर्मचारियों को बाकी कर्मचारियों की तरह समायोजित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 में लगाए गए कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष तक सेवाएं बढ़ाई जाने का भी फैसला लिया गया है। रुड़की में विश्वविद्यालय खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है और परिवहन निगम में जिन 24 कर्मचारियों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही थी उन्हें बाकी विभागों में नियुक्तियां दे दी जाएंगी। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त किया गया और यह कैबिनेट में फैसला लिया गया है। साथ ही अस्पताल से बाहर से सरकारी डॉक्टर द्वारा दवाई लिखने पर अब उन्हें बताना होगा कारण। तो वहीं जिम कॉर्बेट में बुकिंग में कोविड के पैसे रिफंड होंगे और साथ ही रिफंड नीति के लिए विभाग को निर्देश भी दे दिए गए हैं। आज 28 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल में चर्चा भी राज्य हित के बिंदु हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट बढ़ाने को हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने को हो, या जो कुछ लोग काफ़ी समय से विभिन्न विभागों में अपनी मांगों के लिए लगातार मांग कर रहे थे। ऐसी कई बिंदुओं पर आज शासन ने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कुछ निर्णय जो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कारण रुके पड़े थे, उन पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी निर्णय लेने का आज कैबिनेट में आज निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ साथ जन भावनाओं के अनुरूप जो विगत दिनों मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के बीच कुछ घोषणाएं की गई थी, उन पर भी माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है, इसलिए मैं इतना बल्कि जनहित में, राज्य हित में, नौजवान के हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते। तो वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं और आंगनवाड़ी संगठनों द्वारा वर्षों से की जा रही मानदेय बढ़ाने संबंधी मांग को पूरा करने के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्या का आभार अभिव्यक्त के लिए गढ़वाल मंडल की कार्यकर्तियों द्वारा भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं यह कार्यक्रम राजधानी देहरादून के रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल में आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बता दें, कार्यकर्तियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री रेखा आर्या को सम्मान स्वरूप और भावी विजय की कामना के लिए चांदी का मुकुट पहनाया। पिछले दिनों ये तय किया था कि हमारी सभी आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियों में वो काम करती हैं, लगातार रिस्क फैक्टर में रहती हैं। तो उनके लिए हमने घोषणा की थी कि उनका हम जो है मानदेय बढ़ाएंगे। तो हमने उनका मानदेय बढ़ाया है और आज मानदेय बढ़ाया ही नहीं है। जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं। उनके बैंक खातों में सीधे जो धनराशि बढ़ी हुई है मानदेय के रूप में, वो उनके बैंक खातों में सीधे जा रही है। पौने 5 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, महिलाओं के हित में काम कर रही है। समय दर समय सब लोग धन्यवाद देते आए हैं और मैं कह सकती हूँ कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उसको अभिव्यक्त किया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से कार्यकाल संभाला है तब से वो तोहफों की झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के हित में लिए जा रहे फैसलों के मद्देनजर सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया और कार्यक्रम के दौरान सचिवालय संघ के कर्मचारियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। इसके साथ ही संघ अपनी मांगों को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। तो वहीं आपको बता दें कि सचिवालय संघ पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहा था।
साथ ही मुख्यमंत्री ने सचिवालय संघ को आश्वासन दिया कि आपकी जितनी भी मांगी है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही उनकी प्रमुख मांग जो कि गोल्डन कार्ड में संशोधित को लेकर थी, उसको मुख्यमंत्री ने उसी समय पूरा करने की घोषणा की। इस पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणा की है उसमें पहले ही सहमति बन चुकी है, लेकिन हम आज रात मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद ही कोई हल नहीं निकलता है तो हम लोग कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों के संबंध में हमारी सरकार ने फैसला लिया कि गोल्डन कार्ड कैशलेस व्यवस्था से उनका सबका इलाज करवाया जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ खामियां उसमें आ गई थी, उनको परेशानी हो रही थी। हमने इसको दुरुस्त करने का फैसला हुआ और अब सभी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड की सुविधा मिल पाएगी। साथ ही कुछ पदोन्नति में सत्रीकरण के प्रकरण थे, उसको भी हमारे मंत्रिमंडल ने इसमें सहमति व्यक्त कर दी है कि आगे सत्रीकरण की पदोन्नति में प्रक्रिया चालू रहेगी। सर, वित्त सेवा के देखिए, अब जिस तरह का कार्यक्रम था बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में काफी उम्मीदें सरकार की तरफ से थी। कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप रहा और जो डिमांड्स जो है टॉप प्रायोरिटी की डिमांड्स थी उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया गया और नीचे की डिमांड्स को उठा दिया। किसी ने ये मतलब ये जो बातें हुई, ये बातें लगभग हो चुकी है और ये डिमांड्स भी हो चुकी है जिन डिमांड्स को बढ़ा गया। हम लोग आज भी आश्वस्त हैं कि सीएम साहब पे करी हम लोग दोबारा इस पर बात करेंगे और सचिवालय संघ एक अपेक्स बॉडी का संगठन है। यदि इस तरह का जो अभिनंदन समारोह था, इस समारोह की अभिवृद्धि तब होती सही कि माननीय मुख्यमंत्री को घोषणा करते, फिर भी उन्होंने जो कार्यक्रम में शिरकत करी, उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी हमें संगठन को बुला के बात करेंगे, तमाम लोगों के साथ अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे और निश्चित रूप से तो उत्तराखंड होमगार्ड्स के स्थापना दिवस पर होमगार्ड्स मुख्यालय में आयोजित रैतिक परेड में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जवानों ने परेड कर सलामी दी और वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा स्मृति पुस्तिका का विमोचन भी किया गया और साल भर में अपनी सेवाओं का निर्वहन करते हुए शहीद हुए जवानों की पत्नी को 2 लाख की राहत चेक वितरित करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। साथ ही जिला कमांडेंट कार्यालय हरिद्वार और केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र थानों में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया और इसके साथ ही सीएम ने आज कोरोना काल के दौरान होमगार्ड्स के जवानों द्वारा किए गए बेहतर कार्यों के लिए प्रदेश के सभी 6,500 जवानों को 6,000 रुपये का एक मुश्त अनुदान देने की घोषणा करते हुए स्थापना दिवस की बधाई दी है। हमारे होमगार्ड्स के जवानों का आज स्थापना दिवस है। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे 6,500 होमगार्ड्स के जवानों को, उनके अधिकारियों को, उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और लगातार होमगार्ड्स चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी काम उनको सौंपा जाता है वो भली भांति करते हैं, पूरे निष्ठा के साथ करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। पिछले कोरोना काल में हमारे होमगार्ड्स के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और अलग अलग क्षेत्रों में कहीं लोगों के दाह संस्कार को लेकर, कहीं पर लोगों को बचाने को लेकर, कहीं पर लोगों को अस्पताल ले जाने की बात हो, सभी जगह पर उनके द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य किया गया। इसके लिए हमने उनको जो है तो पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद से प्रदेश में हो रही राजनीति पर सीएम धामी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिसको सब देख रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। दोनों ही लोग जो लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्य हों, उनके सुपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी है, सब एक ही पार्टी के लोग हैं। आरोप लगाया है सरकार पर। देखिए जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्य जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हो, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे, और पुलिस जांच कर रही है।
तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य पर हमला करना निंदनीय है, जिसका कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और इसे चुनाव में मुद्दा भी बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक अपने बयानों को तत्काल वापस लें। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा सत्र गैरसैंण में किया जाना था, जिसे सरकार ने अब देहरादून में 9 दिसंबर को करना है और उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को हरीश रावत गैरसैंण में उपवास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी हरीश रावत ने कहा कि चारधाम सड़क सुधार योजना के नाम से कांग्रेस सरकार के समय डीपीआर तैयार की गई थी, जिसे बीजेपी अपनी योजना बता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय ही कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का शिलान्यास भी किया गया था, जिसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था। उस इंजन को भी बीजेपी अपनी योजना बता रही है। गौरतलब है कि बाजपुर में कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हमला किया गया था, जिसके बाद से राजनीति जो है वो लगातार गर्मा रही है। 9,500 करोड़ की घोषणाएं वो हैं जो कांग्रेस के समय में क्रियान्वित ही नहीं हुई, बल्कि हमारी एक बड़ी विद्युत परियोजना तो कांग्रेस के समय में ही लगभग पूरी होगी। ये परियोजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल के कामों का एक्सटेंशन मान रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाली फिल इन द गैप है। फिल इन द गैप मतलब जैसे सहारनपुर तक एक्सप्रेसवे पहले ही स्वीकृत था और उसके एक्सटेंशन की बात प्रपोजल था और वो प्रपोजल अब मंजूर हुआ सेकंड फेज के तौर पर। तो ऐसी योजनाओं के जरिए ये जताने की कोशिश की गई है कि 18,000 करोड़ का सौगात दे दी और उत्तराखंड के चेहरे को बदल दिया जाएगा। अब मैं इसमें ये कितना भ्रम पैदा करने वाला है, ये तो मैंने आपको परियोजनाओं के ब्यौरे के आधार पर बताया कि वो सब कांग्रेस के। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला प्रकरण जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे हमले में भुनने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। जहां आज भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है और जिसको लेकर बाजपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो सके। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री को बाजपुर में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान में जाना भारी पड़ गया था। यशपाल आर्य के कांग्रेस ज्वाइन के बाद लगातार कांग्रेस का एक धड़ा यशपाल आर्य के द्वारा बाजपुर में चुनाव लड़ने को लेकर विरोध कर रहा है, जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का विरोध कांग्रेस पार्टी के ही एक गुट ने काले झंडे दिखाकर कर दिया था। उसी दौरान बात इतनी बढ़ गई थी कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। जानलेवा हमला हुआ और हम लोगों ने परसों अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। आज हम पुलिस प्रशासन से ये पता करने गए थे कि हमारी रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार द्वारा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। और हम उनसे एक अनुरोध करने गए थे क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस प्रशासन से आज हम लोग एक फरियाद करने गए थे कि बाजपुर क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी सरकार के दबाव में इस तरीके की जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए। दिन दिहाड़े थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पर जो हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये पुलिस प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, जल्दी हो और एकदम फेयर हो। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित उसमें कोई लोग नहीं थे। कल परसों जो एक घटना हुई थी यहाँ पे, उसी के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसी के संबंध में जो है एक पक्ष द्वारा यहाँ पे थाने आया गया था और उनसे जो है वार्ता की गई। उनके द्वारा पूछा गया था अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसमें। तो जैसा उनको बताया गया कि फ्री एंड फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें और हमारे जो सीओ साहब हैं, सीओ बाजपुर साहब, उनके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो इसमें जो विधि सम्मत रूप से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी,
मौके पर कौन कौन लोग उपस्थित थे उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, और जो फुटेज है, कुछ फुटेज भी अवेलेबल है, उनका भी अवलोकन किया जाएगा, और सारे साक्ष्य संकलन करने के उपरांत ही जो लीगल कार्रवाई है वो समय से इसमें की जाएगी। नहीं, जैसे मैंने बताया, कार्रवाई के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें दोनों पक्ष की ओर से तहरीर ली गई थी और उसके अनुसार जो एफआईआर पंजीकृत की गई है। एक पक्ष से तकरीबन 12-13 लोग नामजद हैं और दूसरे पक्ष से तकरीबन 22-23 लोग हैं। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि जिन जिनका जो भी रोल होगा तो उस अनुसार जो है साक्ष्यांकन किया जाए। और आप उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक करिए। देखते रहिए एनबी न्यूज़। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां हुनरमंदों के लिए लगेगा शिल्प सरस मेला। अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में होगा गीता पर मंथन। साथ में होंगी शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, भजन संध्या, वैश्विक गीता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता सद्भावना यात्रा, भव्य महाआरती और दीपदान जैसे अद्भुत आयोजन। इस अवसर पर आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। इस इंद्रधनुषी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार कर रही है आपको सादर आमंत्रित। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री पीसी गोरखा के द्वारा जल संसाधन, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, बाल विकास, खाद्य आपूर्ति तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ काठगोदाम के सर्किट हाउस में बैठक की गई। वहीं पीसी गोरखा के द्वारा इन सभी विभागों में चल रही विकास परक योजनाओं की अधिकारियों से जानकारी भी ली गई। वहीं लंबित पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि प्रदेश में संबंधित विभागों के द्वारा अनेक योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की जानकारी को लेकर उनके द्वारा विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई, जिसमें चल रही योजनाओं को पूरा करने के निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। और जो स्पेशल कंपोनेंट की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए बजट का किस हिसाब से काम किया जा रहा है उसकी समीक्षा करनी थी। और सारे विभागों ने लगभग प्रत्येक योजना वाइज इसमें बताने का प्रयास किया और लगभग संतोषजनक स्थिति है। कुछ डिपार्टमेंटों को हमने कहा है भाई, जो क्योंकि जल संस्थान जल निगम के जो अधिकारी थे वो आपस में गैप हो जा रहा था, गैप का हमने कहा कि तत्काल आप बैठक करके दोनों विभाग उन गाँव की योजनाओं को सम्मिलित करिए और जो भी निष्कर्ष निकलता है उस पर काम करिए। जिस तरह से फीडबैक अधिकारियों के द्वारा मिला है उसमें अभी जो आपदा के क्षेत्र में इनको पैसा दिया गया है वह बहुत कम है। उस धनराशि से केवल सड़कें खुली हैं मात्र गाड़ी जाने के लायक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज नैनीताल विधानसभा में हुआ है। जो 5 गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य के हैं उनमें 75% तक क्षति हुई है और जिनको नाकाफ़ी बहुत कम मुआवजा भी दिया गया है। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी पत्र दिया है कि जो भी अनुसूचित जाति के परिवार हैं जिनके भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जिनके लिए रहने खाने पीने के लिए नहीं है, उनको भूमि आवंटन की जाए, उनको पट्टे आवंटन किया जाए और केदारनाथ की तर्ज पर
5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिया जाए। शासन द्वारा। तो खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें किक्षा में युवाओं ने नुमाइश मेला लगाए जाने का विरोध करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और किक्षा के एकमात्र खेल मैदान में नुमाइश मेले लगाए जाने का विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। किक्षा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में युवाओं ने धरना देते हुए खेल मैदान में नुमाइश मेले लगाए जाने का विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। नगर पालिका सभासद शोभित शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि मैदान में सैकड़ों लोग सुबह टहलने आते हैं, साथ ही वो लोग योग अभ्यास भी करते हैं। शर्मा का कहना है कि नगर के एकमात्र खेल मैदान में युवाओं द्वारा समय समय पर खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है तथा नुमाइश मेले लगाए जाने के बाद से स्थानीय जनता को टहलने और खेल प्रेमियों को खेलने के लिए स्थान नहीं मिल पाएगा। युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि नुमाइश मेले की आड़ में अराजक तत्वों द्वारा कृत्य किए जाते हैं, जिससे आपराधिक घटनाओं की इजाफा हो जाता है। मामला यह है कि इंदिरा गांधी खेल मैदान जो हमारे शहर का दिल है और पूरे क्षेत्र का एक इकलौता खेल मैदान है, जिसमें कल रात से 7-8 ट्रक खड़े हुए थे। वहाँ पे मेरे पास एक दूरभाष से सूचना आई कि यहाँ पे 7-8 ट्रक नुमाइश के सामान लेके पहुँचे हुए हैं। तो मेरे द्वारा वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि उनको परमिशन अभी है, कोई परमिशन किसी के द्वारा दी नहीं गई है और वो लोग उस सामान को वहाँ उतारने लगे थे। तो मेरे द्वारा और युवा साथियों के द्वारा और खेल प्रेमियों के द्वारा उसका विरोध किया गया और वहाँ पे इंदिरा गांधी खेल मैदान में इस तरह के कोई भी चीज़ों को नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ अनावश्यक तत्वों और को बढ़ावा मिलता है और वहाँ पे नुमाइश की आड़ में कुकृत्य किए जाते हैं। बस यही मामला था। आज जब हम सुबह इस ग्राउंड में पहुँचे तो इस ग्राउंड में हमने 7-8 ट्रक देखे थे जो कि नुमाइश का सामान था और इस ग्राउंड को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संवारा और इस ग्राउंड में हम ये नुमाइश बिल्कुल नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें शासन प्रशासन से। तो वहीं जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला निर्देशन में ई श्रमिक कैंप लगाया गया, जिसमें जिले से आए श्रम आयुक्त और श्रमिक निरीक्षक धर्मराज सिंह के नेतृत्व में जसपुर की जनता का श्रमिक पंजीकरण किया गया। वहीं जसपुर की जनता ने कैंप में बीजेपी की योजना उपाध्यक्ष विनय रोहेला से जसपुर में ही श्रमिकों कार्यालय खोले जाने की मांग की है, जिस पर रोहेला ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर जसपुर में श्रमिक कैंप कार्यालय जल्द खोलने का आश्वासन दिया है। ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं माननीय विनय रोहेला जी के जो है प्रयासों से। उन्होंने डीएम साहब के कहते हैं पत्र के आदेशानुसार यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया। रजिस्ट्रेशन CSC ई श्रम के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, परंतु अगर वह ई श्रम के लिए कैंप आयोजित किया गया है और ई श्रम के अंतर्गत ये भारत सरकार की योजना है। सभी असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं, जैसे कि रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, दुकान पर काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भवन निर्माण से निर्माण कर्मकार के हों, कोई भी हो, तो उन सभी का रजिस्ट्रेशन ई श्रम के अंतर्गत किया जाना है। और ई श्रम योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजना है, इसमें 16 से लेकर 69 वर्ष तक के सभी श्रमिकों को पंजीकरण किया जा सकता है और इसके अंतर्गत जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2 लाख का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लालकुआं में अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलितों के उद्धार के लिए दलितों को भी समान रूप से अधिकार देना जरूरी है। सभी दलित समुदाय को संगठित होना चाहिए, जिससे दलितों को समान रूप से अधिकार मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि कानून में अनुसूचित जाति के अधिकार के लिए कई कठोर कानून हैं। यदि किसी भी दलित के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो उसका जागरूक होना जरूरी है और अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनके अंतर्गत के 19% का जो प्राविधान होता है बजट का, वो संविधान के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है।
तो हमने लोगों से कहा है कि 19% की योजनाओं के लिए आप अपने गांव मोहल्ले घरों के लिए सारे प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को दें और उस फंड का उपयोग करें। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।